इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 या चैप्टर नंबर 8 बायोमैग्नेटिक्स एंड स्पोर्ट्स को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारी नई नई चीजें आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक के देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ने से पहले याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लो और एग्जाम टाइम में सैंपल पेपर अच्छे से लगा लेना, क्योंकि सैंपल पेपर तुम्हें कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं कि बोर्ड्स में कैसे तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर तुम मुझसे पूछे कि फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन सा सैंपल पेपर अच्छा रहेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए मत लो, एक ऐसी बुक ले लो जिसके अंदर आप लोग को सारे सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल की ये सैंपल पेपर, जिसमें आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के अलावा आपके सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, मतलब पांचों के पांचों सब्जेक्ट इंक्लूड है। अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटी से हो, सबके लिए एक जैम पैक बुक बना के दी गई है कि एक बुक के अंदर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। सारे आंसर्स गिवन है, बोर्ड्स 23-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और लेटेस्ट सिलेबस को आप लोग को फॉलो अप करते हुए चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो इसके साथ अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 या फिर यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए चैप्टर रहने वाला है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखना जो भी हम लोग पढ़ने वाले वो 23-24 के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला। तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को कवर अप करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करने वाले। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं ली, तो मैंने खुद की मेरी फिजिकल एजुकेशन की बुक लॉन्च कर दिया हूँ दोस्तों, आप इसको ले सकते हो। प्रिंटेड फॉर्म में आप परचेज कर सकते हो Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू, या फिर अगर आप चाहो तो इसको ई बुक फॉर्मेट में मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ सकते हो। इनके अलावा अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे फॉलो अप कर लेना, सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। और अगर चाहते हो कि लाइव मेरे साथ पढ़ना, तो भाई मैं आप लोग के लिए मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया हूं, जहां पे आप लोग मेरी वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल रहेगी, हैंड रिटन नोट्स और सारी वो चीजें जो तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहने वाली है, वो सब चीजें आप लोग को मिलने वाली है। तो वेबसाइट और ऐप दोनों के लिंक मेरे प्लेटफॉर्म की आप लोग को अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, और अभी चल रहा है 50% ऑफ आप लोग को फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के बैचेस में। तो जल्दी से ज्वाइन करें, और जो भी क्लासेस मिस आउट हो गए इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर कंप्लीट कर सकते हो। डिटेल क्लास है और बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जाएं, प्राइस हाइक हो जाएंगे उससे पहले, और 50% का फायदा उठाएं। इन सब के अलावा मैंने मेरे बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जो रहे ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। मतलब कि इस नोट्स के अंदर सारे चैप्टर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है नोट्स की। ये भी 50% ऑफ मिल रहा है, जल्दी से जाए परचेज करें, अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब क्या क्या हम लोग कंटेंट कवर अप करने वाले इस चैप्टर के अंदर, तो याद रखना ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग के रहने वाले। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस साल ना ये वाला एक नया टॉपिक यहाँ पे एड ऑन हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के। तो आगे बढ़ने से पहले भाई बायोमैकेनिक्स वर्ड निकल के आता है, पहले इसको समझ लेते कि आखिर बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में। अब आखिर बायोमैकेनिक्स होता क्या है? तो बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिविंग बॉडी, इंक्लूड हाउ मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग को बताऊं कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है, तो बॉडी का किस तरीके से मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जिससे कि बॉडी कितना फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, कैसे मूवमेंट कर पा रही है, इन सब को समझने का काम बायोमैकेनिक्स के थ्रू होता है। अब आप बोलोगे कि बायोमैकेनिक्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी यार? तो बायोमैकेनिक्स यार इसलिए जरूरत है कि मान लो अगर किसी को अपने बॉलिंग एक्शन को बेटर करना है, तो जो कोच है वो चेक करेगा कि उसका बायोमैकेनिक्स कैसा है, का जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस वे में हो रहा है, तो वो उसको इंप्रूव कर सकता है। तो बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस को बेस्ट करना है, स्किल डेवलप करना है, और किसी ओपोनेंट के परफॉर्मेंस को खराब करना है, तो मान लो क्रिस गेल हर टाइम छक्के मार लेते हैं, लेकिन अगर उनके पैर के पास बॉल डाली जाए तो हो सकता है उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीजें रहती है ना, आपने देखे होंगे वर्ल्ड कप के टाइम में दिखाता रहता है कि कोई एक प्लेयर का वीक जोन क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि साइंस के पॉइंट
ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये समझ पाया कि वो प्लेयर का वीक पॉइंट क्या है, वहां पे टारगेट किया जा सकता, आउट हो सकते हैं। याद रखो, ओपोनेंट के परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए, खुद के परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोमैकेनिक्स यार जो स्पेसिफिक वर्ड है, यहाँ पे मैकेनिक्स यूज हो रहा है। तो ये मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे हल्का फुल्का ना फिजिक्स के टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेंगे, एकदम बच्चों वाले जो क्लास 10th या 9th में पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन के लॉ क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। हलवा टाइप के जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, या कोई भी बॉडी तब तक के मूव करते रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक ना ले। अब आप लोग कहोगे कि यार भैया ये तो गलत है यार, अगर मैं बॉल को फेंकता हूं तो बॉल को तो मूवमेंट में रहना चाहिए, वो रुक क्यों जाती है? वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि अर्थ में आप लोग को फ्रिक्शन देखने को मिल जाता है। ये फ्रिक्शन एयर के फॉर्म में हो सकता है, सरफेस के फॉर्म में हो सकता है, या और कोई टाइप के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर मैं आप लोग को स्पेस शटल में आप लोग को भेजता हूँ स्पेस में, और वहां पे अगर आप बॉल को फेंकोगे तो वो बॉल तब तक मूव करते रहेगी जब तक कि उसको कोई रोक ना ले। और इसका वाइस वर्सा भी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तब तक के रेस्ट पे रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा ले। ये कहलाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो बेसिक सी बात है यार कि कोई बॉल पड़ी हुई है, आपने फुटबॉल को आके किक करे तो बॉल तब तक रेस्ट पे थी ना जब तक कि कोई इसको फोर्स ना लगाया। तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि एक मूविंग बॉल आप लोग को देखने को मिल सकती है, उसको स्लो डाउन करना या उसको मूव कराने का काम आप लोग कर रहे हो। जब रेस स्टार्ट होती है उससे पहले मूवमेंट रुका रहता है और जैसे ही ढिशक्या होता है तो दौड़ना पड़ना चालू हो जाता है, तो उस टाइम पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे किसी ओपोनेंट को अगर आप लिफ्ट कर रहे हो रेसलिंग में तो वो भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यूज हो रहा है। और अगर आप लोग हैमर थ्रो कर रहे हो तो सेम उस टाइम पे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बॉल रेस्ट पे, आपने इस पे किक करे तो बॉल मूव करने लग गई। इसी के साथ साथ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में उसकी मां के बारे में बताया F = ma। और अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूं तो देखो, m को नीचे लेकर आऊं तो a की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी फोर्स अपॉन मास। मुझे एक बात बताना, क्या ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि जितना ज्यादा आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है उतना ज्यादा फोर्स भी होना चाहिए, और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा? ये आप लोग को बताने का काम करता है न्यूटन का सेकंड लॉ। समझने की कोशिश करो, एक कार खड़ी हुई है और धीरे से आकर एक बाइक टकरा गई, तो उतना ज्यादा यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा क्योंकि उस बाइक का एक्सेलरेशन उतना नहीं था। लेकिन अगर उस बाइक का एक्सेलरेशन ज्यादा था तो एक बात बताना, क्या वो जो हिट होगा कार पे आके वो ज्यादा होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो जैसे आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा न्यूटन के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ कब देखने को मिलता है? जब एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है और धीरे से अपने हाथ को पीछे कर लेता है, उस टाइम पे आप लोग को न्यूटन का सेकंड लॉ देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम क्रिकेट या बेसबॉल में जब कोई बॉल को हिट करता है बैट्समैन, तो उस टाइम पे भी आप लोग को न्यूटन का सेकंड लॉ देखने को मिल रहा है। देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि अगर आप दीवार पे बॉल फेंकोगे तो उतने ही फोर्स के साथ बॉल वापस आ जाएगी। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये आप लोग को देखने को मिलता है स्विमिंग के टाइम पे, बोटिंग के टाइम पे और शूटिंग के टाइम पे, चलते वक्त आप लोग को न्यूटन का थर्ड लॉ देखने को मिलता है। तो ये तो थे आप लोग के न्यूटन के लॉ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ढेर सारे स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को न्यूटन के तीनों लॉ आते हैं। बस आप लोग को यार देखो, अब ये आप बोलोगे कि भैया यार आप ये तो बताओ कि कौन कौन से स्पोर्ट। अब एक बात बोलो, क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, अब जरूरी थोड़ी नहीं मैंने नहीं बताया तो नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूटन के लॉस तो पता हो गए ना तुमको तीनों, तो तुम लोग को उस कंडीशन को समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से आप लोग को एक सिचुएशन दे देगा, उसी बेस पे आप लोग को पूछेगा। तो मुझे बताना जरा स्विमिंग पे कौन सा न्यूटन का लॉ यूज होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का टाइप्स ऑफ लीवर और उनकी एप्लीकेशन। अब ये नया टॉपिक है। लीवर्स क्या होते हैं? लीवर एक किस्म से रिजिड बार होता है जिसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट को एनालाइज करना। तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर्स के फॉर्म में कौन कौन वर्क करता है? तो याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर आप लोग को जो देखने को मिलेंगे लीवर्स के फॉर्म में, वो रहेंगे आप लोग के बोन, जॉइंट्स, मसल्स, ये सभी मिलकर लीवर के फॉर्म में काम करते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। अब ये लीवर्स की बात कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो लीवर्स कितने टाइप के होते हैं? तो लीवर्स आप लोग के 3 टाइप से आप लोग को देखने को मिलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब लीवर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है हम ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग समझ रहे हो तो देखो यार, लीवर को सबसे पहले एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में बोन्स है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा एक वो एजेंट होना चाहिए जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो। हमारी बॉडी में कौन फोर्स प्रोड्यूस करता है? मसल्स फोर्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आपको टर्निंग मूवमेंट देखने को मिलता है एंगुलर मोशन के फॉर्म में, और एक फल्क्रम रहता है। फल्क्रम का मतलब ये कि स्पेसिफिक सपोर्ट, हमारी बॉडी में सपोर्ट कौन करता है? जॉइंट्स करते हैं।
जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग को लीवर में लोड या फिर रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, जो कि रिजिड बॉडी पे लगते हुए देखने को मिलेगा। अब रिजिड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो, कोई भी वेट हो सकता है, स्पेसिफिक बॉडी का जो आप कैरी आउट कर रहे हो। एक मान लो एक बाल्टी पानी आपने पकड़ ली, तो वो एक किस्म से लोड या फिर रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसको और सिंपल वे में समझाऊं तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, फलक्रम का मतलब एक्सिस या मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे सपोर्ट, मेनली जॉइंट्स आप लोग को देता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो किस्म से लोड है या कुछ भी सामान आप उठा रहे हो ना, वो चीज आप लोग की रहेगी। और एफर्ट मतलब फोर्स, जैसे आपने कोई भी एक बाल्टी पानी उठाया तो जो बाल्टी है वो आप लोग के लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस या लोड हो गया। जॉइंट आप लोग के फलक्रम हो गए, और जो बाल्टी को उठाने के लिए जो फोर्स या एफर्ट लगाया जा रहा है वो कौन है, मसल्स है। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, 3 टाइप के आप लोग के यहाँ पे क्लासेस होते हैं या फिर 3 टाइप के आप लोग के लीवर्स होते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट क्लास लीवर। इसको समझने के लिए आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास लीवर में आप लोग का फलक्रम बीच में होता है, लोड और फोर्स के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा वर्क परफॉर्म करवा रहे हो ट्राइसेप्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे ट्राइसेप्ट एक्सटेंशन आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो जब आप ऐसे करके कुछ भी चीज फेंकोगे तो उस टाइम पे जो सपोर्ट है वो आप लोग को फलक्रम दे रहा है, एफर्ट आप लोग का मसल लगा रही है, और रेजिस्टेंस जो है वो आप लोग का हाथों के थ्रू लग रहा है। या मैं कह सकता हूं बॉल मान लो आपके हाथ में, कुछ इस तरीके से। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फलक्रम हो गया आपका जॉइंट, फोर्स लगा रही है मसल्स, और लोड है हाथ में बॉल पे। तो ये हो गया एक एग्जांपल। इसको आप लोग समझा सकते हो ऐसे बता देना कि व्हेन थ्रोइंग अ बॉल, तो इसमें फलक्रम हो गया एल्बो, एफर्ट आप लोग जो प्रोवाइड कर रहे हो ट्राइसेप्ट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, ट्राइसेप्ट की जो मसल्स है वो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, और लोड जो है वो आर्म्स या फिर बॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ खेल इसका ही है कि फलक्रम बीच में है क्या या लोड बीच में है क्या, इस तरीके से। तो यहाँ रखना फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होता है, लोड और फोर्स के। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्लास लीवर की, तो यहाँ पे याद रखना फलक्रम और फोर्स के बीच में आप लोग को लोड देखने को मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग को अगर मैं कहूँ तो अगर आप अपने टो के बल पे खड़े होंगे तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे कि टो के बल पे आप खड़े हुए हो, तो फलक्रम कौन हुआ, एक किस्म से टो हुआ। वहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, आपके काफ्स लगा रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है वो बॉडी का वेट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यार एग्जांपल के फॉर्म में बता सकते हो कि जब भी यार कोई बास्केटबॉल वाला बंदा जंप करता है तो इस फॉर्म में करता है, तो वहां पे आप लोग को सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड क्लास लीवर में, तो याद रखना थर्ड क्लास लीवर में होता यह कि फलक्रम और लोड के बीच में फोर्स देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जब आप बाइसेप्ट कर्ल्स करते हो। तो जैसे यहाँ पे एक भैया बाइसेप्ट कर्ल कर रहे हैं, तो इनके स्पेसिफिक डायग्राम को समझते हैं, ये रहा उनका डायग्राम। तो यहाँ पे जो सपोर्ट के तौर पे कौन वर्क कर रहा है, फलक्रम कर रहा है, एफर्ट कौन लगा रहा है, मसल लगा रही है बाइसेप की, और रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, जो हाथ में आप लोगों के ये बारबल है वो लगा रही है। तो इस तरीके से आप लोग को समझना। देखो ये आप लोग के जॉइंट हुए, मसल्स आप लोग की ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और जो लोड आपने हाथ में कैरी करे वो नीचे लग रहा है। तो ये 3 डायग्राम याद रख लेना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी को आप लोग को समझाना है, खत्म कहानी यार। और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के फॉर्म में बता देना कि फलक्रम कौन है, तो जॉइंट है, एफर्ट बाइसेप लगा रहा है, और लोड जो है यहाँ पे आर्म्स के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो डे टू डे लाइफ में कि कैंची जो है आप लोग एक सीजर जब इसको यूज करते हो तो उस टाइम पे फर्स्ट क्लास लीवर का आप लोग का एग्जांपल है। एक ट्रॉली को अगर आप लोग ढोने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग का ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है, और जब आप इस तरीके की पिन को यूज करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में ये थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है। अब आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो पॉज करके जल्दी से। तो मैंने आप लोग को समझाया वही सब चीजें देखने को मिल रही है। अब मुझे आप लोग बताइए ये ए, बी और सी, यहाँ पे आप लोग को लोड समझाया गया, उसका डायग्राम दिया गया, और उसके अंदर किस तरीके से जॉइंट का एग्जांपल है वो दिया गया है। ये बताइए ए, बी और सी ये फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, आप लोग ये बताओ। तो ए का आप लोग आगे लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा वाला कौन सी क्लास के अंदर आएगा। बस आप लोग को ये 3 डायग्राम याद रहने चाहिए, तभी आप लोग को चीजें समझ में आ पाएगी, अदरवाइज खेल खत्म है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में ये सभी यूज होते रहते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, हर टाइम पे आप लोग को अलग अलग बॉडी के लीवर्स वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि तुम लोग को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके की स्टेट होती है कि भाई जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो इक्विलिब्रियम में सब चंगासी। वैसे अगर हमारी बॉडी अगर पूरी तरीके से बैलेंस है तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है पूरी तरीके से
इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग द फोर्सेस एक्टिंग विद इन द बॉडी। मतलब इस सीसॉ के अंदर ये एक दीदी और एक भैया है, जब तक रिलेशनशिप अच्छी चलती है तो सब कुछ बैलेंस रहता है, और मान लो कुछ बुरा हुआ तो अनबैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो दोनों तरफ फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इस वजह से जो बॉडी है वो बैलेंस है। अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो इस कॉपी के ऊपर अगर मैं ये पेन को रखता हूं तो अभी ये इक्विलिब्रियम में, हल्का सा अगर मैं इसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करा तो ये पेन ये अनइक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा। जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, वो अब काउंटर नहीं हो पाएंगे और बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये होता है आप लोग का इक्विलिब्रियम। दोस्तों इन सब के अलावा आप लोग नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट्स आप लोग की प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाएंगे। तो जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक बार नोट्स को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आप लोग के लिए रहने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। डाउनलोड करोगे आपको दिल से खुशी होगी कि यार नई तगड़े नोट्स डाउनलोड किए भाई, और जो पैसे इन्वेस्ट किए वो एकदम सही है। मैं अगर बात करता हूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिक सी बात की बॉडी को स्टेबल फॉर्म में रखना, वो एक किस्म से इक्विलिब्रियम है। सिंपल है। दो टाइप के आप लोग के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम जब बॉडी रेस्ट पे है और आप उसको बैलेंस करके रख। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोग को बोलूं तो अगर आप एक पैर में खड़े हो जाते हो तो वो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप लोग डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो। ऐसी ये जो चेयर है यहाँ पे रखी हुई है, ये गिर नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मान लो इस चेयर का एक हाथ पैर मैंने कम कर दिया हाइट से, तो डिसबैलेंस हो जाएगी। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। अगला होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपकी बॉडी बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं हो रही। अनबैलेंस कब हो सकती है? मान लो पैर के नीचे केले के छिलका आ गया, सीधे पसर गए आप लोग, तो उस टाइम पे आप लोग की जो बॉडी है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो बॉडी को मूवमेंट के दौरान पे जब अगर आप इक्विलिब्रियम पे रखते हो तो उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये रनिंग के टाइम पे आप लोग को देखने को मिल सकता है, जिम्नास्टिक के टाइम आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक निकल के आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर बात करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी बैलेंस है। इक्विलिब्रियम क्या है? बॉडी को जब आप बैलेंस कर दो तो वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में तब अचीव होगी जब आप उस बॉडी का स्पेसिफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर लो। तो अगर मुझे इस मोबाइल को मेरे हाथ पे खड़ा करना है तो उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करनी पड़ेगी इस फोन की, तभी ये मेरे हाथ पे स्टैंड हो पाएगा। अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा इसको खड़ा करने की कोशिश करूं तो ये गिर सकता है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे होती रहती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक भैया आपको सीधे खड़े होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे अभी के टाइम पे इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे इनने हाथ ऊपर करे तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और जैसे ही भैया नीचे झुके तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हुए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिक से और कुछ भी नहीं है, समझो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे जो बॉडी है वो बैलेंस रहती है, बस और कुछ भी नहीं। तो याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा बदलते रहती है। और याद रखना स्पोर्ट्स की फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को बेटर स्किल डेवलप करना है तो। अदरवाइज कई बार देखे होंगे ना कि बॉलर यॉर्कर बॉल डालते हैं और बैट्समैन भड़ाक से गिर जाते हैं वहीं क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फ्रिक्शन। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन है ना मोटे मोटे तौर पे एक किस्म का फोर्स है। बस याद रखना जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट तरफ ये लगता है। मान लो कि जैसे आपने बॉल को इस तरफ फेंकी, आपका जो अप्लाइड फोर्स था वो इस तरफ था, इस बॉडी को रोकने का काम एंटी फोर्स करेगा और उसी एंटी फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ग्राउंड पे क्यों नहीं लग रहा है? ग्राउंड पे जब मैंने बॉल को फेंका तो बॉडी मूवमेंट में आ गई, और उसको तो हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए था, लेकिन वो मूवमेंट में इसलिए नहीं रह पा रही है क्योंकि जो ग्राउंड सरफेस है जिस तरफ बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिस वजह से जो बॉल है वो रेस्ट पे हो जा रही है। तो फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप का पैरेलल फोर्स होता है जो कि सरफेस पे आप लोग को लगते हुए दिखाई देता है। जिस तरफ आप फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन या काउंटर फोर्स के तरीके करता है। सो इन अदर वर्ड इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट। और याद रखिएगा फ्रिक्शन हमेशा उस मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन पे लगते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा रफ सरफेस पे फ्रिक्शन आप लोग को ज्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो कम आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट में जो आप लोग को फोर्स लगते हुए देखने को मिलता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ये चेयर यहाँ पे रखी हुई है, तो इसलिए रखी हुई क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मान लो इसके नीचे का सरफेस स्मूथ रहता तो ये स्लिप होती रहती इधर उधर अपने आप। अगला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस कर दिया, पेन नीचे स्लाइड हो रहा है लेकिन इसको यहाँ रोका भी जा रहा है। कैसे? देखो फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन इसके एंटी
पैरेलल में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और स्लाइडिंग के टाइम पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जिस तरफ बॉडी स्लाइड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लगते हुए दिखता है। मान लो बचपन में आप लोग यार वो स्लाइड्स या जो रिसर पट्टी खिसर पट्टी क्या रहती है उस पर बैठे हो, उसका सरफेस स्मूथ नहीं रहा, तो अगर आप उससे स्लाइड हुए और उसके बीच में अगर दरारें रही तो मेरी गारंटी है कि अगर आप जिसके साथ आए थे रिसर पट्टी में उसके साथ आप अगली बार उसके साथ आप कभी नहीं आओगे पार्क में। इतनी बुरी बेइज्जती होगी ना, आपका पैंट जो है पीछे से पूरा फट जाए, और अगर आपने अंडरवेयर नहीं पहने हो तो फिर तो चुप करे मैनेजर। अगला होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा एक रोलिंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। जिस तरफ बॉल रोल हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है, इसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। जिस तरफ आप तैरते हो, स्विमिंग करते हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को ये फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल आप लोग को देखने को मिलने वाला है जब भी आप किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, थ्रो करते हो। जब आप उसको थ्रो करते हो किसी स्पेसिफिक एंगल से, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो वो एक कर्व बनाते हुए जाता है, उसे ही कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। और याद रखना प्रोजेक्टाइल के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो पैराबोलिक कर्व बनाते हुए आप लोग को जाते हुए देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स की फील्ड में कहां यूज होता है? जेवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट वगैरह हो गया। इसमें आप लोग किसी भी बॉल को फेंकते हो, क्रिकेट की बॉल को अगर दूर से दूर फेंकना है तो आप लोग को एक बेस्ट प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से दूर फेंक पाओगे। इसको अगर हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से समझे तो जैसे अगर ये बॉल को एकदम ऊपर फेंक देंगे तो याद रखना ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल होगी। अब आप बोलोगे भैया बहुत कम प्रोजेक्टाइल बनाकर अगर फेंके तो तब भी वो दूर नहीं जाएगी। अगर आप लोग 45 डिग्री के एंगल के आसपास में अगर फेंकते हो तो याद रखना वहां पे एक बेटर पैराबोलिक कर्व बनेगा और बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर तक के ट्रेवल कर पाएगी। ये कहलाएगा आप लोग का प्रोजेक्टाइल का एक बेस्ट एंगल। और बेस्ट एंगल क्या होता है? 45 डिग्री। अब ये प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स में आप लोग को जेवलिन थ्रो वगैरह में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सही तरीके से अगर आप लोग 45 के आसपास के एंगल में फेंकते हो तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक के आप लोग जेवलिन को फेंक पाओगे। सेम टू सेम गोल्फ की बॉल को अगर हिट किया जाता है तो उस टाइम पे अगर बहुत दूर तक के हिट करना है तब भी आप लोग को एक बेटर प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग जंप में भी आप लोग को प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लॉन्ग जंप में सीधा ही ऊपर कूद गए तो कहां ही दूर जाओगे? आपको 45 के आसपास होना है, तभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा दूर तक के ट्रेवल कर पाओगे। देखो यार फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं ना तो आपको एक्स एक्सिस में भी ज्यादा ट्रेवल करना है, वाई में भी करना है, मतलब फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए, आगे भी लगना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दूर तक के देखने को मिलने वाला है। मैं ज्यादा फिजिक्स के हिसाब से नहीं समझा रहा हूं। अगर आपको मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना है तो मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं 12th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोग के लिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्टाइल है किस किस चीज पर डिफर करता है तो याद रखना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। मैंने अभी समझाया, अगर एकदम 70 डिग्री का प्रोजेक्टाइल आप लोग एंगल दे दोगे या 30 डिग्री का दे दोगे, 20 डिग्री का, तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 45 डिग्री का रहेगा तो ज्यादा दूर जाएगा। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप 45 डिग्री पे फेंक भी रहे हो लेकिन लुल्लू पुल्लू टाइप फेंक रहे हो, फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, तो कहां ही वो दूर जाने वाला। प्रोजेक्टाइल ढंग का नहीं बनेगा, वो पैराबोलिक कर्व अच्छा नहीं बनेगा। इसके अलावा रिलेटिव हाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोजेक्टाइल के लिए। और अगला होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। मेरे ख्याल से रिपीट हो गया। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। तो ये सभी के सभी था टॉपिक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। इन सब के अलावा दोस्तों यार बस अच्छे से नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डिटेल में आप लोग को एक एक चीज़ें कवर अप करके दिया हूँ। 50% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाइए जल्दी से परचेज करें। मेरी गारंटी है कि अगर मैं आपसे 1 रुपये भी ले रहा हूँ तो वो आप लोग को नेक्स्ट लेवल का क्वालिटी मिलेगी। तो बेस्ट नोट्स है, अपनी प्रिपरेशन करें, उसको प्रिंट आउट करवा लेना कलर फॉर्म में, तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। सारे चैप्टर कवर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे साथ फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हो तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। टेंशन ना लो, लाइव क्लास अटेंड नहीं हो पा रही है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। सारी चीजें डिटेल है। ये 2 महीने के अंदर कवर अप हो रहा है और ये 1 महीने के अंदर कवर अप हो रहा था। एग्जाम से पहले आप लोग का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एग्जाम टाइम में वीडियोस देख रहे हो तो यार आप लोगों के लिए कुछ क्रैश कोर्सेज मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए होंगे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो एक बार चेकआउट कर लेना और लेटेस्ट अपडेट कम्युनिटी में चेकआउट करते रहना। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।